नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थानीय लोगों से बातचीत की। साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों पर हुए एफआईआर और हिरासत को लेकर भी उन्होंने अमित शाह से एक बड़ी अपील कर दी है। बताना चाहती हूँ कि पहलगाम न सिर्फ इसलिए मशहूर है कि ये बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसलिए मशहूर है पहलगाम ने जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जब हालात यहाँ बहुत खराब थे, तब भी जम्मू कश्मीर के भाईचारे को जिंदा रखा। क्योंकि कभी भी जो अमरनाथ जी की यात्रा जाती है वो इन लोगों ने उसको जिंदा रखा। इन्होंने लोगों को घोड़े पे लेके गए, पालकी में लेके गए, कंधों पे उठा के गए, और जब मिलिटेंट की बंदूक एक तरफ से, दूसरी तरफ से हमारी अपनी बंदूक के दूसरी तरफ से, हर तरफ से मुश्किलात थे, उस वक्त इन्होंने यात्रियों की देखभाल की। मुझे याद है एक साल बड़ा तूफान आया, इन्हीं लोगों ने उनको अपने घर में जगह दी, पनाह दी। तो आज ये जो सानिया हुआ अभी 22 तारीख को, उसका मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर अफसोस किसी को है तो वो यहाँ पहलगाम के लोगों को है। इनके लिए वो शौक था, इनके लिए वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे चीज थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा, हमने टीवी पे देखा, इन्होंने आंखों से वो बेदर्दी से हमारे लोगों को शहीद होते हुए देखा, कंधों पे उठाए, और इन्होंने कोशिश की, जितना भी इनसे हो सका इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। जिसके लिए एक आदिल शाह हमारा शहीद वहाँ हो गया, जान बचा अपनी दे दी उसने बचाते हुए। इन लोगों ने कंधों पे लाया, अस्पताल ले गए, खून दिया, सब कुछ किया। मगर आज जो मैं यहाँ सुन रही हूँ, जो मैंने देखा, जो मुझे बताया जाता है कि एक तो ये है कि ये लोग जो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, कोई चाय बेच रहा था, कोई शॉल बेच रहा था, कोई दूसरा कोई फोटोग्राफ ले रहा था, उन्हीं लोगों की पकड़ दकड़ है। उन्हीं लोगों को सवेरे थाने पे बुलाया जाता है, दिन को भूखा रखा जाता है, शाम को वापस भेजते हैं घर। तो ये क्या है? मैं जानना चाहती हूँ, मेरी होम मिनिस्टर साहब से अपील है कि कश्मीरियों ने इस बार दिखा दिया कि वो खून खराबे के साथ नहीं है, वो मुल्क के गम में पूरी तरह से शरीक है। आपको कार्रवाई करनी है, हमने 1000 बार कार्रवाई कर लीजिए आप, और उनके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए जिन्होंने ये दहशतगर्दी की हरकत की। मगर जो कश्मीरी जिसने अपना खून दिया, जिसने अपने कंधों पे टूरिस्ट को अस्पताल लेके गए, जिसने अपनी जान दी, तो आपने अभी इस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग पूरे कश्मीर में बंद है, जिसमें पहलगाम में तकरीबन 100 के करीब लोग जो बंद है। तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और अगर टूरिस्ट यहाँ आ रहा है इस वक्त, वो पहलगाम आता है, तो यहाँ पहलगाम सारा बंद है, चंदनवाड़ी बंद है, आड़ू बंद है, बाकी जगह बंद है। तो जब हमारा टूरिस्ट इस वक्त इतनी बहादुरी से मुल्क के से यहाँ आता है, वो कलेजा अपना पता नहीं किस चीज का बना के यहाँ पहुँचता है कि दिखाने के लिए कि मैं डरा नहीं हूँ, तो आपने उसका सब कुछ यहाँ बंद कर दिया है। तो फिर आप उनको वहाँ बताइए, फिर आप सीधे बोलिए हमने यहाँ कश्मीर आने नहीं देना है किसी को। अगर आप यहाँ तक पहलगाम तक कोई पहुँच जाता है अपने बीवी बच्चे लेके, यहाँ आपने सब कुछ बंद कर दिया है। आपकी इतनी सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी रख लीजिए वहाँ पर, ताकि ये लोग जो वहाँ से इतनी मुश्किल हालात में पहलगाम आते हैं तो ये जगह जगह जा सके। और अगर आपको सिक्योरिटी की परवाह है तो इतनी फौज है हमारे पास, तो वहाँ फौजियों को लगाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लगाइए, क्योंकि इनकी जो वहां से इतने दूर से अब आते हैं तो यहाँ से वो वापस चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, जब मुफ्ती साहब ने 2002 में हुकूमत संभाली थी तो वाजपेयी जी वजीर आजम थे, तो उस वक्त चूंकि मिलिटेंसी की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, तो घोड़े वालों के लिए वाजपेयी जी ने एक पैकेज का, फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया था। आज जो घोड़े वालों का इस वक्त सीजन में इतना बड़ा नुकसान हो गया है, इतनी तकलीफ है, मेरी गुजारिश है कि इनके लिए ये सोच के कि आगे अमरनाथ यात्रा आने वाली है, इन्हीं लोगों को काम करना है, इन्हीं लोगों को उनको कंधे पे उठाना है, घोड़ों पे उठाना है, पालकी में उठाना है। तो इसका ध्यान रखते हुए
जो हमारे घोड़े वाले हैं उनकी कुछ मदद की जाए फाइनेंशियल, जो होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, सोमो वाले हैं या दूसरे जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो लोन पे इस साल का कम से कम इंटरेस्ट माफ होना चाहिए। क्योंकि ये एक वक्त तो उसने जिन्होंने करना था उन्होंने तो कर दिया जो उन्होंने करना था, मगर हमारा रिश्ता, जम्मू कश्मीर का रिश्ता मुल्क के लोगों के साथ सदियों का है। खासकर पहलगाम का रिश्ता अमरनाथ जी यात्रा की वजह से हजारों साल पुराना रिश्ता है और ये वो रिश्ता आगे भी चलना है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। इसके अलावा मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूँ, जो हमारा बकरवाल तक का है ट्राइबल, जो गाय भैंस चराते बेचारे, इनका इसी पे गुजारा है। इनको आर्मी के लोग जंगलों में जाने, ये कहाँ लेके जाएंगे भेड़ बकरियां? देखिए, आपको सिक्योरिटी की परवाह है। हम कोई इस वक्त ब्लेम गेम नहीं करना चाहते हैं, हम बहुत सवाल कर बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव की, जिन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। तस्वीरों में आपको केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव जो है वो नजर आ रहे हैं, जिन्होंने रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बता दें कि जोधपुर के में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरगामी विकास और विकसित भारत बनने के लिए कई बड़े क्षेत्रों में के काम हाथ में लिए हैं। उनमें से रेलवे का काम भी एक है, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा किया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंची, जहां उन्होंने पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा किया। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दौरा किया और साथ ही कहा कि हम सभी इस बात से बेहद ही खुश है और मुझे खुशी यह है कि यह यहाँ पर खुला है। We are all very happy about it. I'm glad that this is open because it will be very convenient for them, and I believe there's also a mobile system which goes into more remote areas, which I think is a great idea. And they're processing about 40 passports a day with that and about 90 here. I'm sure the number will increase, but I'm happy to see the center. We are all very happy about it. I'm glad that this is open because it will be very convenient for them, and I believe there's also a mobile system which goes into more remote areas, which I think is a great idea. And they're processing about 40 passports a day with that and about 90 here. I'm sure the number will increase, but I'm happy to... बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर सुशासन तिहार जो है वो चल रहा है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में सुशासन तिहार चल रहा है, जो 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जगह जगह जो है वो जनता से उनकी समस्याएं सुनी गई और समस्याओं का समाधान भी किया गया, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जगह जगह पेटी रखकर ऑनलाइन जनता से समस्या की जानकारी ली गई, उनका आवेदन लिया गया और 11 के बाद में कल तक उनका समाधान किया गया और आज से तीसरे चरण में ये समाधान शिविर का आयोजन हर 8-10 पंचायत के बीच में किया जा रहा है और हम हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण सभी समाधान शिविरों में जाएंगे और औचक निरीक्षण करने का भी है और शाम में एक जिला में रहकर समीक्षा करेंगे और इस समाधान शिविरों में जो जनता की समस्याएं हैं और उसमें क्या निराकरण हुआ है उसको भी जनता को अवगत कराएंगे और जिलों में रात्रि विश्राम भी होगा। सर 40 लाख से आवेदन आए, सर 40 लाख से ज्यादा जिलों में, तो सर इन आवेदनों का निराकरण किस तरीके से होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिस पर लोगों ने अपनी रखी है।
हाँ, 40 लाख समस्याएं आई हैं 33 जिलों में, और मुख्य रूप से उसमें आवास के, पेयजल के, ये सब की समस्याएं हैं, और बहुतों का समाधान हो भी गया है। और जो बच्चे हैं उसका समाधान शिविर में करेंगे, और आने वाले समय में जो भी समस्याएं आई हैं 40 लाख सबका समाधान होगा। सर, इम्पैक्ट इसका किस तरह का पड़ेगा, आपको क्या लगता है? प्रशासनिक कसावट भी इससे आएगी, योजनाओं में भी कसावट आएगी? सब कुछ होगा इसमें। एक तो सरकार जनता के सामने में जा रही है, उनके बीच में जाकर उनकी समस्याएं ले रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं, और कसावट भी बिल्कुल आएगी। और जो हमारे स्कूल, अस्पताल वगैरह हैं और चक निरीक्षण होंगे तो निश्चित रूप से वहां भी। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार हो रही बारिश और तूफान को लेकर के आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार ने जो है वो जानकारी दी है, और आंधी, तूफान और बारिश जैसी गतिविधियों को लेकर के अपनी बातों को रखा है। अभी अगर देखिए, ऑलमोस्ट पूरे भारत में ही कहीं न कहीं रेनफॉल एक्टिविटी या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। ये आप मैप के जरिए देख सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंट्री में ही, जहां तो ऑरेंज अलर्ट है, जहां येलो अलर्ट है, सिर्फ कुछ कर्नाटका का पार्ट है जहां पे हमारा कोई वार्निंग नहीं है। उसका कारण यह है कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पाकिस्तान के ऊपर है। उसके अलावा लो लेवल में सर्कुलेशन, जो बोले कि लो प्रेशर जोन टाइप नियर सरफेस बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा फेवरेबल है। उसके साथ ही टफ है, जो वो भी एक लो प्रेशर जोन टाइप होता है, जैसे सरफेस से लेके 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक है, जिसका वो एक ईस्ट वेस्ट टफ बना हुआ है, राजस्थान से लेके साउथ इंटीरियर कर्नाटका तक। दूसरा जो ट्रफ बना हुआ है वो राजस्थान से लेके वेस्ट बंगाल तक, आपका बांग्लादेश तक है। तो ये सारी चीजें जो है, उसके साथ ही जो मॉइस्चर है वो बे ऑफ बंगाल से भी आ रहा है, अरेबियन सी से भी आ रहा है, जो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, जिसके कारण ये है कि हम पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म, हिलस्टॉर्म एक्टिविटी या थंडरस्कॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली हमारा ये अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इवन आपका राजस्थान में, इन राज्यों में डस्ट स्टॉर्म या थंडरस्टॉर्म या हेलस्टॉर्म होने का पॉसिबिलिटी है। इसके साथ ही जहां पे आप बात करें विदर्भा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी पॉसिबिलिटी है, और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हम एक्सपेक्ट हैवी रेनफॉल भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप गुजरात की बात करें, हवाई अरेबियन सी से आ रही है गुजरात में, वहां सर्कुलेशन है साउथ पाकिस्तान पे, जिसके कारण गुजरात में और राजस्थान में कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हो सकती है। अभी 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी आने वाले 2 दिनों में हमारा यही अनुमान है कि कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रेनफॉल हो सकती है। साथ में जो हवाओं की गति है 30 से 40 किलोमीटर रह सकता है, और उसके बाद भी इसके बाद भी आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल कहीं ना कहीं होता रहेगा। उसका कारण यह है कि जो अभी हवाएं आ रही हैं वो बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं, जिसमें मॉइस्चर है, और जिसके कारण जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 4-5 दिन वेदर एक्टिविटी रहेगी। टेम्परेचर कैसा रहेगा सर? देखिए, अभी क्या है, जब भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है तो उस समय जो टेम्परेचर्स हैं काफी गिर जाते हैं। तो ऐसा ही है, अभी जो टेम्परेचर्स है सामान्य से कम है, काफी प्लेजेंट है, और आने वाला 1 वीक पूरा आपका प्लेजेंट ही रहेगा, एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया में 1-2 दिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के बाद बाहर जो टेम्परेचर्स है वो सामान्य आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो सामान्य से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर बीजेपी नेता रविंद्र रैना की प्रतिक्रिया सामने आई है, और उन्होंने इस घटना को लेकर के पाकिस्तान पर हमला बोला है और कहा है कि उसी का नतीजा है कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी उसको निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, और उसी के चलते जो भारत की नदियों का जल पाकिस्तान की ओर जाता है उसको रोक दिया गया है। यहां चिनाब नदी हो, सतलुज, रावी और ब्यास, इन 4 नदियों का पानी पूरे तरीके से इसको रोक दिया गया है, और अब
यहाँ का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा। दरियाए झेलम और दरियाए सिंध, ये दो बड़े दरिया हैं, इनके बारे में भी रणनीति बन रही है। भारत सरकार का स्पष्ट ये फैसला है, ये निर्णय है। एक तरफ पाकिस्तान यहाँ आतंकवादियों को भेजकर यहाँ के बेगुनाह लोगों का खून बहाएगा और यहाँ की नदियों का पानी लेकर वो अपने आप को खुशहाल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान ने गुनाह किया है, जुल्म किया है और उस जुल्म की सजा भुगतने के लिए अब पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और जो जम्मू कश्मीर और पंजाब की 6 नदियों का पानी जो इंडस वाटर ट्रीटी में आता है, उनमें से 4 नदियों का पानी पूरे तरीके से रोक दिया गया है। बाकी 2 पर भी काम चल रहा है, दरियाए झेलम और दरियाए सिंध। इसलिए जो गुनाह पाकिस्तान ने किया है उसकी सजा उसको मिलना शुरू हुई है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भोपाल की, जहां छात्राओं के साथ दुष्कर्म ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हमने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम कानून बनाया था और इसी के तहत कार्रवाई जो है वो भी की गई थी। ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरह के किसी भी कुकृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी मध्य प्रदेश में हमने इसके खिलाफ कानून बनाया था, धर्म स्वतंत्र अधिनियम, और उसके तहत कार्रवाई भी हुई। भोपाल के मामले में भी एसआईटी गठित की गई थी, पर उसके बाद 2-3 शहरों से और ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं, तो प्रदेश लेवल की एसआईटी बनी है और ये सुनिश्चित है कि इस तरह से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, घोर से घोर कार्रवाई की जाएगी, कोई ऐसी हिम्मत या हिमाकत ना कर पाए, ये सुनिश्चित होगा। सर, टारगेट करके किया जा रहा है और समाप्त निश्चित रूप से ये इससे ज्यादा और निंदनीय क्या होगा। इसका मतलब ये कि एक प्रकार से पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, धर्म परिवर्तन के लिए ये सब हो रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जो है वो मीडिया को संबोधित करते हुए इस घटना के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि भारत जो है वो जल्द पाकिस्तान पर कड़ा रुख जो है वो अपनाने वाला है। जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और निर्दोष सैलानियों का जो नरसंहार किया है, मैं समझता हूँ वो एक पाकिस्तान द्वारा एक तरह का आक्रमण है भारत के ऊपर, और उसका पर्याप्त जवाब देना मुझे लगता है समय आ चुका है उस बात का। और कांग्रेस पार्टी ने और समूचे विपक्ष ने निसंकोच भाव से और पूरी ताकत के साथ सरकार को समर्थन दिया है। जो भी उचित कार्रवाई करनी है सरकार को करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि एक परंपरा रही है देश के अंदर, जब हिंदुस्तान की संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी और उन्होंने सदन के पटल पे कहा था कि भारत की संसद पर जो हमला किया है वो लोकतंत्र पर हमला है, और उसमें उस समय कांग्रेस पार्टी ने वाजपेयी जी सरकार को पूरा समर्थन दिया और जवाबी कार्रवाई के लिए उनको ताकत देने का काम किया था। आज भी खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर कहा है कि सरकार जो उचित समझे वो कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है। और आज तो 140 करोड़ लोग एकजुट हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। बिना समय खोए सरकार को अपने सब साधन इकट्ठे कर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं और जो भी तैयारी करनी है वो करके कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की। उन्होंने भी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है और कहा है कि पाकिस्तान ने जब भी दुस्साहस किया है सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए साहब, पाकिस्तान ने जब भी दुस्साहस किया है, हमारे देश ने, हमारी सरकारों ने, हमारी फौज ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, चाहे पहले की बात हो, चाहे वर्तमान की बात हो, चाहे आगे की हो। अब कोई डिफेंस मिनिस्टर कहना चाहते हैं कि आज के प्रधानमंत्री के कारण कुछ ऐसा होता है, ये फिर राजनीतिक बयान है। तो इस समय ना उन्हें राजनीतिक बयान देना चाहिए ना हम लोगों को रखना चाहिए। ये देश की शक्ति और उसके रिजॉल्व की बात होती है। इसलिए क्योंकि कभी कभी ये भावना बन जाती है कि मुझे खुद याद है, और आपको याद होगा एंटनी साहब जब रक्षा मंत्री थे, खुद उन्होंने बात की थी कि उरी जैसी कम से कम 6-7
सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के समय में भी हुई थी। वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्रधानमंत्री मोदी बने तो उरी जैसी स्ट्राइक हो गई, उसके पहले किसी ने नहीं किया। वो होती रहती है। सरकार, हमारी सेना बहुत सक्षम है। कुछ सरकारें उसको अनाउंस करती है, कुछ नहीं करती हैं। और ये भी अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार, हमारी सेना मिलकर मुंहतोड़ जवाब देगी पाकिस्तान का, जितनी हर बार दिया है। लोगों की अपेक्षा क्या होती है, क्या नहीं होती है, वो अलग बात होती है। सरकार को और सेना को दूरगामी परिणाम हर चीज के देखने पड़ते हैं। किस तरीके से हम पाकिस्तान को दबाएं, किस तरीके से उसको कमजोर करें, उसकी इन हरकतों में जो बिल्कुल एक तरीके से गैर कानूनी, क्रिमिनल और टेररिस्ट लिंक हैं। और उसके लिए मेरा तो हमसे सबसे ये कहना है कि हमें सरकार पे और सेना पे भरोसा रखकर उन पर छोड़ देना चाहिए। वो जब तय करें जैसा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस भेजने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन इस पर बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने जो है वो गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर हमला बोला है और कहा है कि ये जो कार्रवाई है वो उन राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां ना के बराबर है। 40 करोड़ भारतीयों ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लगातार प्रयास है और उस हमले का बदला लेने का जहां एक और प्रण लिया, वहीं दूसरी और कुछ कदम उठाए। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ वैध और अवैध रूप से भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की एक डेट तय की गई थी, जब सभी राज्यों को वैध और अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना था। लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों में ये कार्रवाई ना के बराबर हुई और हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति ऐसी है कि ना हमीरपुर जिला, ना शिमला, ना 12 के 12 जिलों में कहीं पे भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखी गई जहां पाकिस्तान से आए वैध और अवैध नागरिकों को वापस भेजने का काम किया हो। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान की भाषा बोलनी जरूरी है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पाकिस्तान के नागरिकों को कांग्रेस और गैर भाजपा शासित राज्यों में रखना जरूरी है और कार्रवाई करनी में उनको मजबूरी दिखती है कोई कि नहीं करनी कोई कार्रवाई? हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, एक के बाद दूसरा बयान ऐसा आता है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी आज भारत के साथ खड़ी है कि नहीं? क्योंकि पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के नेताओं के बोलों को कोट करके कहते हैं कि भारत में तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं। तो मेरा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार से आग्रह है कि ये जो हमने आज एक मेमोरेंडम दिया है अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि वैध और अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को हिमाचल प्रदेश से बाहर भेजा जाए और भारत की धरती से बाहर भेजा जाए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।